हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लूसेंट जीके बुक का चैप्टर नंबर 4 भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कही जाती हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा। न्यून, मध्य तथा उच्च आय। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था का प्रकार। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। निची आय वाली, निची मध्य आय वाली, उच्च मध्य आय वाली, उच्च आय वाली। तो विश्व बैंक का यह वर्गीकरण 1 जुलाई 2018 का है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। राज्य अर्थव्यवस्था की 2 अलग-अलग शैली नजर आती हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था का साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। पहली बार राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी तक ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन 1949 ईस्वी में सामने आया। जीडीपी, पीपीपी का मतलब क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद है। देशों को वित्तीय और सांख्यिकीय संस्थाओं से जीडीपी, पीपीपी पूर्वानुमान अनुमानों द्वारा क्रमबद्ध किया जाता है, जो बाजार या सरकारी आधिकारिक विनिमय
विनिमय द्वारा दरों का उपयोग करके गणना करते हैं। पीपी का उपयोग करते हुए जीडीपी की तुलना राज्य के घरेलू बाजार का आकलन करते समय नाममात्र जीडीपी का उपयोग करने वालों की तुलना में अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि पीपीपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार विनिमय दरों का उपयोग करने के बजाय देश कि स्थानीय वस्तुओं, सेवाओं और मुद्रास्फीति दरों की सापेक्ष लागत को ध्यान में रखता है, जो प्रति व्यक्ति आय में विस्तृत अंतर को विकृत कर सकता है। पीपीपी का उपयोग अक्सर वैश्विक गरीबी सीमा को मापने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक के निर्माण में किया जाता है। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार 2022 में प्रति व्यक्ति जीडीपी पीपीपी द्वारा दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं देश ट्रिलियंस में, जैसे चीन 33.01, यूएस 26.85, भारत 13.03, जापान 6.46, जर्मनी 5.55, रूस 4.99, इंडोनेशिया 4.40, ब्राज़ील 4.02, फ्रांस 3.87, यूके 3.85। आइए देखते हैं तीसरी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, यानी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद निवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लांज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। अर्थव्यवस्था के स्रोत। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं, उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रिया की किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसी प्राकृतिक संसाधनों से है। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है पहला कृषि वानिकी, तीसरा मत्स्य पालन, चौथा पशुपालन, पांचवा खनन और उत्खनन। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कलर जॉब के जरिए सांकेतिक किया जाता है। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है
विनिर्माण, विद्युत, गैस जलापूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएं। तीसरा है निर्माण। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में शामिल है: प्रथम, व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संरचना और प्रसारण से संबंधित सेवाएं। दूसरे में वित्तीय, अचल संपत्ति और व्यावसायिक सेवाएं। तीसरे में लोक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाएं। ये तीसरा है। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, सकल घरेलू उत्पाद GDP एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें कि परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं, जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिणामात्मक। जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। अतः आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिकता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन, पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो। आर्थिक समृद्धि केवल परिमाणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन। आर्थिक विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पादन तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास की माप विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति
ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता प्रत्यागम। इसकी प्रतिपादन मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट कौशल के कहने पर किया। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर एवं 1 वर्ष आयु के जीवन प्रत्याशा के औसत मान का उपयोग किया जाता है 0 से 100 के पैमाने पर। नोट, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति का और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचय होता है। तीसरा देखते हैं, क्रय शक्ति समता विधि। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1953 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। नोट, विश्व विकास रिपोर्ट 2014 ईस्वी के अनुसार 2012 ईस्वी में क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथी, निवल आर्थिक कल्याण। निवल आर्थिक कल्याण सकल राष्ट्रीय उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियां, अवकाश तथा गृहिणी की सेवाएं। सैमुएल्सन का यह मत है कि निवल आर्थिक कल्याण लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली तथा काम्ब ने 1989 ईस्वी में किया। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नोरधाम तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुएल्सन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा। पांचवा है मानव विकास सूचकांक HDI। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान, अमर्त्य सेन भारत तथा उनके सहयोगियों ने किया। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1.0 तक हो सकता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के मामले में देशों की स्थिति 0 से 555 से कम मानव विकास, निम्न मानव विकास वाले देश 550 -700 से कम, मध्यम मानव विकास वाले देश 700 -800 से कम, उच्च मानव विकास वाले देश 800 से -1, बहुत उच्च मानव विकास वाले देश। नोट, 2012 में मानव विकास सूचकांक
एसडीआई जारी नहीं किया गया था। सूचकांक वर्ष सम्मिलित देश अर्थव्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय वैश्विक प्रमुख सूचकांक सूचकांक वर्ष सम्मिलित देश अर्थव्यवस्था भारत का रैंक शीर्ष 3 देश निम्नतम स्थान वाला देश जारी करने वाला निकाय मानव विकास सूचकांक 2021 191 भारत का रैंक 132 शीर्ष 3 देश स्विट्जरलैंड नॉर्वे आइसलैंड निम्नतम स्थान वाला देश दक्षिण सूडान 191 जारी करने वाला गाय विकास कार्यक्रम सूचकांक कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 सम्मिलित देश अर्थव्यवस्था 98 भारत का रैंक 86 शीर्ष 3 देश न्यूजीलैंड वियतनाम ताइवान निम्नतम स्थान वाला देश ब्राजील 98 लावी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया जारी करने वाला वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 186 भारत रैंक 127 आइसलैंड नॉर्वे फिनलैंड अफगानिस्तान 186 स्थान जारी करने वाला निकाय विश्व आर्थिक मंच कारोबारी सुगमता सूचकांक 2020 एक अर्थव्यवस्था 190 भारत का रैंक 63 न्यूजीलैंड सिंगापुर हांगकांग SAR चीन डेनमार्क सोमालिया 190 विश्व बैंक वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 121 अर्थव्यवस्था भारत का रैंक 107 देश सोमालिया 116 जारी करने वाला निकाय कर्सन वर्ल्ड वाइड आयरलैंड वेल्ट हंगर हिलके जर्मनी तक है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 अर्थव्यवस्था 132 भारत का रैंक 40 स्विट्जरलैंड US स्वीडन निकाय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 अर्थव्यवस्था 180 भारत का रैंक 161 देश नॉर्वे आयरलैंड डेनमार्क और निम्नतम स्थान वाला देश इरिट्रिया 180 और निकाय रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स पेरिस वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 131 भारत में रैंक 121 सिंगापुर स्विट्जरलैंड आयरलैंड उत्तर कोरिया 176 निकाय सेंटर ऑफ सिविल सोसाइटी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 सम्मिलित देश अर्थव्यवस्थाएं 55 भारत का रैंक 42 USA UK फ्रांस निम्नतम देश वेनेजुएला 53 US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 165 51 भारत का रैंक 51 नॉर्वे आइसलैंड स्वीडन निम्नतम देश उत्तर कोरिया 165 निकाय जारी करने वाला द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 63 भारत का रैंक 37 डेनमार्क स्विट्जरलैंड सिंगापुर
वेनेजुएला 63, जारी करने वाला निकाय IMD के द्वारा। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 137, भारत का रैंक 126, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, निम्नतम देश अफगानिस्तान। निकाय जारी करने वाला सतत विकास समाधान नेटवर्क। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 एक सम्मिलित अर्थव्यवस्था देश 180, भारत का रैंक 180, देश डेनमार्क, UK, फिनलैंड। निम्नतम स्थान वाला देश भारत 180, जारी करने वाला निकाय एल विश्वविद्यालय। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, सम्मिलित देश अर्थव्यवस्था 63, भारत का रैंक 8, कोई नहीं, 4, डेनमार्क। निम्नतम वाला देश ईरान 63, जारी करने वाला निकाय जर्मन वॉच। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, अर्थव्यवस्था देश सम्मिलित अर्थव्यवस्था देश 163, भारत का रैंक 126, आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड। निम्न स्थान वाला देश अफगानिस्तान 163, जारी करने वाला निकाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 को खारिज किया, जिसमें भारत को 180 देशों की सूची में सबसे निचले स्थान पर यानी 180वें स्थान पर रखा गया।